हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम आईएसपीसी सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 17वीं बीपीएसएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट सीरीज को डिस्कशन करेंगे। यह जो टेस्ट सीरीज है वह इंडियन ज्योग्राफी या भारत का भूगोल टॉपिक से संबंधित है। तो आइए टेस्ट सीरीज का डिस्कशन अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। देखिए, पहला नंबर जो स्टेटमेंट है कि भारत 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। बिल्कुल सही। दूसरा है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग 30 अंश है। बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं असत्य कथन अर्थात गलत कथन का चयन करें। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त दोनों कथन, जो पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों नंबर जो स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच देखने को मिलता है। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो भारत है वह मुख्य रूप से 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत की अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य समुद्र से नहीं लगा हुआ। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है वह समुद्र से नहीं लगा हुआ है, अर्थात उस राज्य की समुद्री सीमा साझा नहीं होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो भारत का तेलंगाना राज्य ऐसा है जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है। यदि समुद्र से सीमा साझा करने की बात करें तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वह सही है। पहला, यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग पर विस्तृत है। बिल्कुल सही। दूसरा, इसकी तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। यह भी सही। तीसरा, भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यह भी सही। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा नंबर तीनों नंबर जो स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं कौन सा कथन गलत है, अर्थात गलत कथन का चयन करना है। पहला नंबर जो स्टेटमेंट है कि 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर चुना गया है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत का समय मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से गुजरती है। यह भी सही है। और नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट पीछे है। ध्यान दीजिएगा, 5 घंटे 30 मिनट पीछे नहीं बल्कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल और केवल तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, सही कथनों का मिलान करें। एक तरफ भारत का उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम बिंदु दिया हुआ है, दूसरे तरफ भारत का उसकी बिंदु स्थान दिया हुआ है। तो देखिए, यदि दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बी है उत्तरतम बिंदु, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वह है इंदिरा कॉल, तो बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सी है पश्चिमी बिंदु, तो ध्यान दीजिएगा, यदि पश्चिमी बिंदु की बात करें तो भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित गहीर माथा है, तो सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑब्वियसली डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2 1 3 4। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न कह रहा है वह सत्य कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है कि मैकमोहन रेखा चीन और भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमाओं का निर्धारण करती है। बिल्कुल सही। यदि मैकमोहन रेखा की बात करें तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था 1913-14 ईस्वी में शिमला समझौते के माध्यम से। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, 1913-14 ईस्वी में शिमला समझौते के माध्यम से भारत एवं चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट दूसरा नंबर स्टेटमेंट है कि चीन का भारतीय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। यह भी सही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यदि चीन का भारत के साथ सीमाओं साझा की बात करें तो जो चीन है वह मुख्य रूप से भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सीमा साझा करने के मामले में चीन का भारत के साथ दूसरा स्थान है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 9वां नंबर प्रश्न है, किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान के साथ भारत 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है।
यदि नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ मुख्य रूप से 1751 किलोमीटर लंबी भारत की सीमा है। इसके अतिरिक्त भूटान के साथ 699 यानी कि लगभग 700 किलोमीटर लंबी भारतीय सीमा भूटान के साथ साझा होती है। और म्यांमार के साथ बात करें तो म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की भारत सीमा साझा करता है। तो प्रश्न है कि किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला नंबर स्टेटमेंट है, भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, बिल्कुल सही। दूसरा, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा की उपमा प्रदान की गई है, यानी कि शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य म्यांमार देश की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो कि म्यांमार देश के साथ सीमा को साझा करते हैं, जबकि जो मेघालय है वह म्यांमार देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, जो कि गुजरात है। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, आर्कियन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है, आर्कियन क्रम से प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग निर्मित है, बिल्कुल सही है। दूसरा, ये रवेदार होते हैं, बिल्कुल सही, जिनमें अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म पाया जाता है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी का जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत है। इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, यानी कि जो आर्कियन चट्टान है उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर बी है वह गलत हो गया। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, किस क्रम की चट्टानों से पूर्वी घाट का निर्माण हुआ। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि किस क्रम की चट्टानों से पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कुड़ाप्पा क्रम की चट्टानों से पूर्वी घाट का निर्माण हुआ। अब देखिए, यहाँ यदि कुड़ाप्पा क्रम की चट्टानों की बात करें तो जो कुड़ाप्पा क्रम की चट्टान है इसका निर्माण हुआ है धारवाड़ चट्टानों से अपरदन की क्रिया के उपरांत। धारवाड़ चट्टानों से अपरदन की क्रिया के उपरांत कुड़ाप्पा चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो प्रश्न कहना है कि किस क्रम की चट्टानों से पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए, 15 नंबर प्रश्न है, सासाराम एवं रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक तथा उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद तक विस्तृत रूप में फैली है। ये किस प्रकार की चट्टानों के बारे में कहा जा रहा है। अर्थात यह जो स्टेटमेंट ऊपर में दिया हुआ है, यह स्टेटमेंट किस प्रकार की चट्टानों के बारे में वर्णन करता है। तो देखिए, यह जो ऊपर में दिया हुआ स्टेटमेंट है वह मुख्य रूप से विंध्यन क्रम की चट्टानों की वर्णन करता है, यानी कि विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों में अत्यधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत में सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन यानी कि गलत कथन का चयन करें। पहला है, भारत में प्रथम ज्वालामुखी की क्रिया धारवाड़ युग में हुई, बिल्कुल सही। दूसरा, प्रायद्वीपीय भाग में दरारों तथा भ्रंशों का निर्माण गोंडवाना युग में हुआ था, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ना तो एक एवं न ही दो, क्योंकि दोनों जो ऊपर में दिया हुआ स्टेटमेंट दोनों है वह पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, दक्कन ट्रैप का निर्माण निम्न में से किस क्रिया के दौरान या किस युग में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। तो देखिए, यह जो दक्कन का पठार है उसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, पन्ना तथा गोलकुंडा की प्रसिद्ध खाने हीरों के लिए विख्यात है। ये निम्नलिखित में से किस क्रम की शैल या किस क्रम की चट्टानों से संबंधित है। तो जो मुख्य रूप से पन्ना तथा गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खान है वे विंध्यन कांग्लोमरेट चट्टान से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, यदि विंध्यन चट्टान की बात करें
तो कुछ कुछ प्रसिद्ध ऐसे स्मारक हैं जिनका निर्माण विंध्यन चट्टान से ही किया गया है। जैसे यदि सांची का स्तूप की बात करें, सांची का स्तूप के अतिरिक्त यदि दिल्ली का लाल किला, ये दोनों जो प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनका निर्माण किया गया है विंध्यन क्रम की चट्टाने से। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित युग में कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन एक में है बृहद हिमालय का निर्माण ईओसियन या ओलिगोसिन कल्प में हुआ है, बिल्कुल सही। दूसरा, मध्य हिमालय का निर्माण मायोसिन कल्प में हुआ है, यह भी सही है। और तीसरा, शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसिन कल्प में हुआ है, यह भी सही है। तो इसके अनुसार इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 एवं 3 तीनों नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है जो कि नदी से संबंधित है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है? अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर क्यों बहती है। पहला नंबर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में बहती है, बिल्कुल सही। दूसरा, यह बिंद और सतपुड़ा के मध्य बहती है, यह भी सही है। लेकिन बिंद और सतपुड़ा के मध्य बहने के कारण यह जो नर्मदा नदी है वह पश्चिम की ओर बहती है, यह इसका रीजन नहीं है। और तीसरा है कि भूमि का ढलान मध्य भारत में पश्चिम की ओर है, तो ध्यान दीजिएगा यह जो भूमि का जो ढलान है वह मध्य भारत में पश्चिम की ओर ना होकर बल्कि दक्षिण पूरब की ओर है। तो जो तीसरा नंबर स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से गलत हो गया। तो इसके अनुसार इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल और केवल 1। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न की ओर अब चलते हैं। देखिए 22 नंबर प्रश्न है जो कि मिट्टी से संबंधित है। भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वह सही है? पहला है कि ये मिट्टियाँ साधारणतः लाल रंग की होती है। तो देखिए ये जो लैटेराइट मिट्टी है वह साधारणतः लाल रंग की मिट्टी है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा कि इन मिट्टियों में नाइट्रोजन और पोटास की समृद्धता होती है, तो जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि इन मिट्टियों में नाइट्रोजन की नहीं बल्कि आयरन ऑक्साइड की समृद्धता होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, लैटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की समृद्धता होती है। तो दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। तीसरा कि ये मिट्टियाँ राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह से विकसित हुई हैं। तो देखिए यह जो तीसरा नंबर स्टेटमेंट है वो भी गलत हो गया, क्योंकि जो लैटेराइट मिट्टी है वो मुख्य रूप से कर्नाटक यानी कि दक्षिण भारत के राज्यों में लैटेराइट मिट्टी का ज़्यादा विस्तार देखने को मिलता है। तो जो तीसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। चौथा कि इन मिट्टियों में टैपियोका एवं काजू की अच्छी उपज होती है, यह सही है। तो इसके अनुसार इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 4 नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला है प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि ये जो गोंडवाना संस्तर है इनमें मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। तो जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। दूसरा, अबरख प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यदि कोडरमा की बात करें तो मुख्य रूप से झारखंड राज्य में अवस्थित है। तीसरा है कि धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो तीसरा नंबर स्टेटमेंट है यह भी गलत हो गया। तो इसके अनुसार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल और केवल 2। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें एवं उपयुक्त में से कौन सी ऐसी नदियां हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो देखिए यदि बराक की बात करें तो जो बराक नदी है वह अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि असम से होकर बहती है। तो पहला नंबर जो है वह गलत हो गया। दूसरा, लोहित और सुबनसिरी, तो ध्यान दीजिएगा यह जो लोहित और सुबनसिरी दोनों हैं वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो और ब्रह्मपुत्र जो है वह अरुणाचल प्रदेश में ही बहती है, इस कारण ऑप्शन नंबर 2 एवं 3 सही हो गया। तो जो ऑप्शन नंबर बी है केवल 2 और 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करना है। एक तरफ दिया हुआ है पहाड़ी और दूसरी तरफ यह जो पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में अवस्थित है उसके वह दिया हुआ है। तो देखिए पहला है कार्डमम की पहाड़ी। तो जो कार्डमम की पहाड़ी है वह कोरोमंडल तट नहीं बल्कि मालाबार तट पर कार्डमम की पहाड़ी अवस्थित है। तो जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से गलत हो गया। दूसरा है कैमूर की पहाड़ी कोंकण तट। तो जो कैमूर की पहाड़ी है कोंकण तट नहीं बल्कि मुख्य रूप से विंध्यन रेंज में कैमूर पहाड़ी पाया जाता है। तो जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह भी गलत हो गया।
तीसरा है महादेव पहाड़ी, मध्य भारत, बिल्कुल सही है। चौथा है मिकिर की पहाड़ी, मिकिर की पहाड़ी है वह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, यानी कि पूर्वोत्तर भारत। तो इसके आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 3 और 4। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो देखिए, यदि इंडिया का हम लोग मैप देखें तो इंडिया का मैप में यह वाला जो भाग है यानी कि राज्य गुजरात, और यह जो भाग है अरुणाचल प्रदेश। तो अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य। तो यदि सबसे पूर्वी राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य की बात करें तो गुजरात। तो इसके आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें एवं उपयुक्त में से कौन सी नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। पहला दिया हुआ है वंशधारा। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो वंशधारा है वह गोदावरी की नहीं बल्कि यह वंशधारा उड़ीसा में बहती है। तो स्वाभाविक बात है कि उड़ीसा में गोदावरी नदी नहीं है, तो पहला नंबर जो ऑप्शन है वह गलत हो जाएगा। दूसरा है इंद्रावती। तो देखिए, इंद्रावती है गोदावरी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही। तीसरा है प्राणहिता। यदि प्राणहिता की बात करें तो इंद्रावती और प्राणहिता ये दोनों गोदावरी की यह जो प्राणहिता है वह गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर यदि तीसरा नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और जो इंद्रावती और प्राणहिता ये जो दोनों प्रमुख नदियां हैं वह गोदावरी की सहायक नदी है। और जो चौथा पेनार वह गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एवं 3, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है की ओर अब हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए, 28 नंबर जो प्रश्न है कि तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला कह रहा है कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्रा का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तो जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से गलत है। दूसरा, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी का एक सहायक नदी है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो देखिए प्रश्न, यह जो तीसरा नंबर स्टेटमेंट है वह भी सही है। तो प्रश्न कह रहा है कि तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, बिल्कुल सही। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 2 एवं 3। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश ये चारों हैं जो कि ट्रांस हिमालय के ही भाग हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गाडबिन आस्टीन, जिसे केटू के रूप में भी जानते हैं, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो केटू है वह कराकोरम पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में अवस्थित है। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में अवस्थित है। तो यह जो गंगोत्री है वह कुमायूं हिमालय का भाग है। इसके अतिरिक्त यदि कुमायूं हिमालय की बात करें तो देखिएगा, बद्रीनाथ के अतिरिक्त केदारनाथ, त्रिशूल, यमुनोत्री ये सभी जो है वह कुमायूं हिमालय में ही अवस्थित हैं। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी घाटियों के आधार पर हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन निम्न में से किनके द्वारा किया गया है। तो हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन सिडनी बुर्राट द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह जो सिडनी बुर्राट है मुख्य रूप से हिमालय को 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिनमें पहला हिमालय बात करते हैं पंजाब हिमालय, दूसरा हिमालय की बात करते हैं कुमायूं हिमालय, और यदि तीसरा हिमालय की बात करें तो वह है नेपाल हिमालय, और जो चौथा हिमालय विभाजित करते हैं वह है असम हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के बीच देखने को मिलता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। कश्मीर और पंजाब हिमालय मुख्य रूप से सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य अवस्थित है। अब यदि हम लोग नदी के आधार पर विभाजन को देखें तो देखिए, यह जो पंजाब हिमालय है
पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य अवस्थित है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज नदी। दूसरा है कुमायूं हिमालय, तो जो कुमायूं हिमालय है वह सतलज एवं काली नदी के मध्य अवस्थित है, तो इसे नोट करते चलिए, कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदी। नेक्स्ट है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता के मध्य अवस्थित है। और जो लास्ट है वह है असम हिमालय, तो जो असम हिमालय है वह तीस्ता एवं दिहांग के मध्य अवस्थित है। तो प्रश्न है कि कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के मध्य अवस्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सिंधु एवं सतलज। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, शिवालिक हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला कह रहा है कि जो शिवालिक हिमालय है वह हिमालय की सबसे बाह्य पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही। दूसरा, इसे अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर एवं मिश्मी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसकी औसत ऊंचाई 500 से 900 मीटर के बीच पाई जाती है। देखिए यह जो तीसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत है। इसकी औसत जो ऊंचाई है वह 900 से 1200 मीटर के मध्य पाई जाती है, तो जो तीसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया और चौथा नंबर स्टेटमेंट सही है। तो इसका आधार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा एवं चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, सही मिलान करें। एक तरफ हिमालय की श्रेणियां दिया हुआ है, दूसरे तरफ इस श्रेणियों की उत्पत्ति काल बताया गया है। तो देखिए पहला जो है वह है ट्रांस हिमालय और दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है लघु या मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। तो यदि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति की बात करें तो इसका उत्पत्ति पेलियोजोइक महाकल्प में से हुआ था, बिल्कुल सही। दूसरा बृहद हिमालय ओलियोगोसिन युग में, मध्य हिमालय मायोसिन युग में और शिवालिक का निर्माण हुआ है प्लायोसिन युग में, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1, 2, 3 एवं 4। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? एक तरफ पर्वत चोटी दिया हुआ है और दूसरी तरफ इस पर्वत चोटी से संबंधित अवस्थित देश यानी कि किस देश में स्थित है वह दिया हुआ है। तो देखिए यदि कंचनजंगा की बात करें तो भारत में अवस्थित है, बिल्कुल सही। धौलागिरा भारत में नहीं बल्कि जो धौलागिरा है वह नेपाल में अवस्थित है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत है। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, बृहद हिमालय लघु हिमालय से अलग होती है, यानी कि जो 4 नीचे विकल्प दिए हुए हैं उनमें से किस विकल्प के आधार पर बृहद हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है? तो जो बृहद हिमालय है वह मेन सेंट्रल थ्रस्ट के माध्यम से लघु हिमालय से अलग होता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, अल्पाइन चारागाह जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग कहा जाता है, उत्तराखंड में उसे किस नाम से जाना जाता है? तो अल्पाइन चारागाह को उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यदि उत्तराखंड के स्थान पर सपोज प्रश्न पूछ लेता कि उसे मध्यवर्ती भाग में किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए इस अल्पाइन चारागाह को मध्यवर्ती भाग में द्वार एवं दून के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिए, द्वार एवं दून के नाम से मध्यवर्ती भाग में अल्पाइन चारागाह को जाना जाता है। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, काराकोरम दर्रा जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है निम्न में से किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो यह जो काराकोरम दर्रा है वह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यह जो काराकोरम दर्रा की बात करें तो काराकोरम दर्रा जो है वह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दर्रा लद्दाख में नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सी जो दर्रा है वह लद्दाख में नहीं है। तो देखिए यह जो देवसा दर्रा है वह लद्दाख में नहीं बल्कि देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त जोजिला, चांगला एवं लुंगलाचा ये तीनों जो दर्रा है जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, लहासा का संपर्क अरुणाचल प्रदेश से किन दर्रे के माध्यम से होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बोमडिला दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है और यह लहासा को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। लहासा तिब्बत में अवस्थित है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट ब्रह्मपुत्र नदी घाटी भारत में प्रवेश करती है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे की सहायता से प्रवेश करती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यांग्याप दर्रा। यह जो यांग्याप दर्रा है वह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है और इसी यांग्याप दर्रे की सहायता से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सही मिलान करें। एक तरफ घाटी दिया हुआ है और दूसरी तरफ इस घाटी से संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है नुब्रा। तो जो नुब्रा है वह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 1। नेक्स्ट है नेओरा। यदि नेओरा की बात करें तो यह असम में अवस्थित है, तो बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है चुम्बी। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो चुम्बी है वह तिब्बत घाटी में अवस्थित है, तो सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और नेक्स्ट है युमथेंग, तो ऑब्वियसली इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1, 2, 3 एवं 4। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। तो देखिए, जो 44 नंबर प्रश्न है कि रावी और चिनाब के बीच अवस्थित दोआब को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जो प्रश्न है मुख्य रूप से नदी दोआब से संबंधित है। तो अब हम लोग संक्षिप्त में नदी दोआब की चर्चा करते हैं कि आखिर नदी दोआब हैं क्या। तो देखिए, दो नदियों का जो मिलन स्थान है, दो नदियों का मिलन स्थल दोआब कहलाता है। तो जिन भी क्षेत्र में दो नदियों का मिलन होता है उस क्षेत्र को दोआब के नाम से जाना जाता है। अब ऐसे कितने क्षेत्र हैं? जैसे यदि हम लोग ब्यास एवं सतलज नदी की बात करें तो ब्यास प्लस सतलज नदी मिलकर बिष्ट दोआब का निर्माण करते हैं। तो आप लोग इसे नोट करते चलिए, ब्यास एवं सतलज नदी मिलकर बिष्ट दोआब का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से ब्यास एवं रावी, यदि सपोज प्रश्न पूछ लेता है कि ब्यास एवं रावी नदी मिलकर किस दोआब का निर्माण करते हैं, तो ब्यास और रावी नदी मिलकर बारी दोआब का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से रावी एवं चिनाब, जो रावी एवं चिनाब नदी हैं ये दोनों मिलकर रचना दोआब का निर्माण करते हैं। और इसी प्रकार से यदि चिनाब एवं झेलम दोआब की बात करें कि चिनाब एवं झेलम नदी मिलकर किस दोआब का निर्माण करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चाज दोआब। तो आप देखिए, प्रश्न कह रहा है कि रावी और चिनाब के बीच स्थित दोआब को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, रावी और चिनाब के बीच अवस्थित दोआब को रचना दोआब के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह दोदा बेटा है, जबकि पहली सर्वोच्च चोटी है प्रायद्वीपीय भारत की वह है अनाईमुडी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से कितनी समुद्री मील तक फैली हुई है? तो देखिए, यह जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वह 200 नॉटिकल मील तक होता है, यानी कि 200 समुद्री मील। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यदि 24 समुद्री मील की बात करें तो जो संलग्न क्षेत्र होता है, भारत का संलग्न क्षेत्र है वह 24 नॉटिकल मील है। तो प्रश्न है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र आर्थिक रेखा से कितनी समुद्री मील तक है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 200 नॉटिकल मील। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सहायक नदी सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि सिंधु की कौन सी सहायक नदी सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कुर्रम। लेकिन यदि अन्य तीन विकल्प ए, बी एवं डी, अन्य तीन विकल्प की बात करें तो देखिए, यह जो सयोक, जास्कर और शिगार ये तीन पर्वत श्रेणी है वह मुख्य रूप से हिमालय पर्वत से निकलती है। चलिए अब 48 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। यह जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वह मुख्य रूप से सिंधु नदी से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला कह रहा है कि सिंधु में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एवं झेलम है। यह गलत है, क्योंकि यह जो नदियां दाईं ओर से नहीं बल्कि बाईं ओर से मिलती है। तो जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। दूसरा, सिंधु में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां सयोक, काबुल, तोची, गोमल एवं कुर्रम है। देखिए, यह जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह भी गलत हो गया, क्योंकि ये जो नदी है वह दाईं ओर से मिलती है, यानी कि उल्टा लिख दिया है। प्रश्न कर रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों ही कथन गलत है। तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, सिंधु नदी किस स्थान के निकट
पाकिस्तान में प्रवेश करती है? तो देखिए यह जो सिंधु नदी है वह चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अब यदि हम लोग सिंधु नदी घाटी की बात करें तो देखिए यह जो सिंधु नदी घाटी है वह लद्दाख श्रेणी को काटकर, आप लोग नोट करते चलिए, लद्दाख श्रेणी को काटकर सिंधु नदी घाटी बुंजी नामक स्थान पर एक गॉर्ज का निर्माण करती है। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है कि सिंधु नदी घाटी किस स्थान पर गॉर्ज का निर्माण करती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लद्दाख श्रेणी को काटकर बुंजी नामक स्थान पर। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न की ओर अब चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, पंचनद नदियों में निम्न में से कौन सी नदी है जो कि हिमालय के 3 भागों को काटती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात तो सतलज। 5 नदियों में शामिल सतलज एकमात्र ऐसी नदी है जो कि हिमालय को 3 भागों में काटती है। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला, गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी है, बिल्कुल सही। दूसरा, गंगा की 2 शीर्ष धाराएं धौली गंगा एवं भागीरथी हैं। तो देखिए धौली गंगा है वह गंगा की शीर्ष धारा नहीं है बल्कि धौली नंदा के स्थान पर यह अलकनंदा है। तो जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। प्रश्न कर रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल और केवल 1। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं 52 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 52 नंबर प्रश्न है, भारत में गंगा के बाईं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि गंगा के बाईं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि बाईं तट से गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदी की बात करें तो देखिए प्रमुख नदियां हैं रामगंगा के अतिरिक्त गोमती, सरयू या घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती, ये सब जो नदियां हैं वह गंगा में बाईं ओर से मिलती है। प्रश्न के अनुसार कि कौन बाईं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात महानंदा। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न की ओर अब चलते हैं हम लोग। तो देखिए यह जो 53 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोंस एवं सोन। तो यह जो टोंस नदी है तो टोंस नदी की बात करें जो कि इलाहाबाद में गंगा में मिलती है, और यदि सोन नदी की बात करें तो सोन नदी पटना के निकट गंगा में मिलती है। तो प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात टोंस एवं सोन। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए में है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। दूसरा, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिबांग के नाम से जाना जाता है। देखिए यह जो दिबांग के नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। अब प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है? तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, गंगा में दाईं तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदी श्रेणी कौन कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना, टोंस एवं सोन। टोंस के बारे में अभी मैंने बताया था कि यह जो टोंस है वह इलाहाबाद में गंगा में मिलती है, और यह जो सोन है वह पटना के निकट गंगा में मिलती है। तो आप लोग नोट करते चलिएगा, सोन नदी पटना के निकट गंगा में मिलती है और टोंस नदी इलाहाबाद के निकट गंगा में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन यदि कावेरी के अलावा अन्य 3 विकल्प नर्मदा, ताप्ती एवं माही की बात करें तो ये जो नदियां हैं वह अरब सागर में इस नदी का मुहाना है, यानी कि ये जो नदियां हैं वह अरब सागर में गिरती हैं, जबकि यह जो कावेरी नदी है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कावेरी नदी। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला कह रहा है कि जेट प्रवाह की पश्चिमी शाखा भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक होती है, बिल्कुल सही। दूसरा, उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है, यह भी सही। प्रश्न कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है,
कोपेन के अनुसार इस प्रकार की जलवायु निम्न में से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, जो इस प्रकार की जलवायु है वह कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यदि अन्य 3 विकल्प की बात करें तो जो गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी भाग है वह उनमें मुख्य रूप से AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसी प्रकार से गंगा के मैदान में मुख्य रूप से CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है और राजस्थान के अति पश्चिमी भागों में मुख्य रूप से BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो प्रश्न कह रहा है कि कोपेन के अनुसार इस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण निम्न में से किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात मानसूनी जलवायु का। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत कथन का चयन करें। पहला है, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती हैं, बिल्कुल सही। दूसरा है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिता पछुआ हवाओं की एक भाग है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न की ओर अब चलते हैं हम लोग। तो देखिए, यह जो 61 नंबर प्रश्न है वह प्रश्न ग्रेट निकोबार से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र है वह भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सुमात्रा। जो सुमात्रा है वह ग्रेट निकोबार से मात्र 180 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है जो कि एक तरफ हिमनद है और उस हिमनद से निकलने वाली नदी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बंदेर पूछ और दूसरे तरफ दिया हुआ है यमुना। तो देखिए, यह जो बंदेर पूछ है उससे यमुना नदी निकलती है, तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है पूरी तरह से सही है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा है वह है 12 सिगरी यानी कि चेनाब। तो यह जो चेनाब है वह 12 सिगरी से निकलती है, बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह भी सही है। और नेक्स्ट है मंदाकिनी। देखिए, यह जो मंदाकिनी है वह मिलाम से नहीं निकलती है, तो जो तीसरा नंबर है वह गलत हो गया, क्योंकि मुख्य रूप से यह जो मंदाकिनी है वह केदारनाथ से निकलती है, केदारनाथ में अवस्थित चोराबाड़ी ग्लेशियर। तो तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। चौथा है सियाचिन नुब्रा। तो बिल्कुल नुब्रा सियाचिन घाटी से निकलती है। और नेक्स्ट है जेमू मानस। तो देखिए, यह जो जेमू मानस है यह गलत है, तो इसके आधार पर जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1, 2 एवं 4। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है, सियाचिन हिमनद निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो यह जो सियाचिन हिमनद है वह अभी मैंने बताया था कि नुब्रा घाटी में अवस्थित है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं सत कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है कि जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। देखिए, यह जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जेट प्रवाह उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में बहते हैं, तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र की बताक्षी उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल सही। तीसरा 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम जाता है। तो देखिए, यह जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम नहीं जाता है, बल्कि इसका चक्रवातों के समय में बताक्षी के अंदर जो तापमान है वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, तो जो तीसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। इसके आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात केवल और केवल दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें एवं ये नदियां किन उपर्युक्त में से किन नदियां कौन कौन नदियां हैं जो कि पूर्वी घाट से निकलती हैं? तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नागाबाली एवं सुवर्ण रेखा ऐसी नदियां हैं जो कि पूर्वी घाट से निकलती हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। एक तरफ पर्वत शिखर दिया हुआ है और दूसरी तरफ पर्वत दिया हुआ है। तो देखिए, नामचा बर्मा, इसके सामने दिया हुआ है गढ़वाल हिमालय। तो देखिए, यह जो नामचा बर्मा है वह गढ़वाल हिमालय में नहीं बल्कि नामचा बर्मा जो है वह मेघालय में अवस्थित है, तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया।
दूसरा है नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, बिल्कुल सही, दूसरा नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और तीसरा है नोकरेक सिक्किम हिमालय, तो तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत होगा, क्योंकि जो नोकरेक है सिक्किम हिमालय बल्कि नहीं, नोकरेक मेघालय में अवस्थित है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल और केवल 2। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देखिए, भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि लगभग भारत के 43.4% भौगोलिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी अवस्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए 68 नंबर प्रश्न है जो कि जलोढ़ मिट्टी से ही संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है कि हल्की भूरे से राख जैसी भूरे रंग की मिट्टी है, बिल्कुल सही। दूसरा कि ये मिट्टियां नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित होती है, बिल्कुल सही। तीसरा, इन मिट्टियों की परिच्छेदिका उच्च भूमियों में अपरिपक्व तथा निम्न भूमियों में परिपक्व होती हैं, बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 एवं 3 तीनों जो स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है काली मिट्टी में निम्न में से किसकी कमी देखने को मिलती है। तो देखिए, यह जो काली मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ, इन तीनों की काली मिट्टी में कमी देखने को मिलती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात एवं राजस्थान, इन तीनों राज्यों में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। और यह जो काली मिट्टी है इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और यह जो काली मिट्टी है मुख्य रूप से कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। तो देखिए, यह जो पीट मिट्टी है इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है पेनगंगा एवं बेनगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह जो पेनगंगा एवं बेनगंगा है वह गोदावरी की सहायक नदी है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यदि गोदावरी की बात करें तो जो गोदावरी है वह प्रायद्वीपीय भारत की, आप लोग नोट करते चलिए, गोदावरी जो है वह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रश्न है कि पेनगंगा एवं बेनगंगा किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गोदावरी। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में कमी दर्शाने वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए, यदि वनावरण में कमी की बात करें तो सर्वाधिक कमी अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद नागालैंड और उसके बाद मिजोरम में देखने को मिला था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यही यदि सर्वाधिक कमी के स्थान पर सपोज प्रश्न पूछ लेता कि सर्वाधिक वृद्धि किन राज्यों में हुई थी, तो सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई थी। आंध्र प्रदेश के अलावा जो दूसरा नंबर में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी वह तेलंगाना, और तीसरा नंबर में सर्वाधिक वृद्धि उड़ीसा में हुई थी। चलिए नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न है, वह भी ISFR रिपोर्ट से ही संबंधित है। प्रश्न है ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान दीजिएगा, जो 2021 ईस्वी में रिपोर्ट जारी हुई थी, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो वन क्षेत्र है वह 21.71% है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यदि 2019 की बात करें कि 2019 में ISFR रिपोर्ट जारी हुई थी, उसके अनुसार वन क्षेत्र कितना था, तो 2019 में 21.67% था। तो आप लोग इसे भी याद रखिए। सपोज यदि प्रश्न तुलनात्मक रूप से पूछ लेता है तो यह डाटा आपको काफ़ी सहायक साबित होगा। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला है कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। तो देखिए, पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि 2021 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से सही है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट है
कि पर्वतीय जिलों में वनावरण इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.53% है। तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि 37.53 नहीं बल्कि 40.17% है। नेक्स्ट है जनजातीय जिलों में कुल वन क्षेत्र इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्र का 40.17% है। तो 40.17 नहीं बल्कि 37.53%। यहाँ डाटा अपोजिट लिखा हुआ है। और चौथा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वन क्षेत्र इसके भौगोलिक क्षेत्र का 64.66% है। बिल्कुल सही है। प्रश्न कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं यानी कि गलत है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल और केवल दूसरा नंबर एवं तीसरा नंबर जो ऑप्शन है वह गलत है। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है वन रिपोर्ट 2021 की भारत की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा जो कथन है वह है गलत है। पहला है मैंग्रोव कवर में 17 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई थी, बिल्कुल सही। दूसरा है देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि तेलंगाना में देखने को मिली थी, यह भी सही है। लेकिन यदि वनावरण में अधिकतम वृद्धि क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो यह तेलंगाना में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में देखने को मिली थी। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, वह 647 स्क्वायर किलोमीटर सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई थी। और यही यदि वृद्धि प्रतिशत के संदर्भ में पूछ लेता तो यह तेलंगाना में हुई थी। तो प्रश्न का अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए यह जो 26 नंबर प्रश्न है वह जनजाति से संबंधित है। प्रश्न जनजाति नहीं सागौन वृक्ष से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित, कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सागौन एक प्रमुख प्रजाति पाई जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह जो सागौन यानी कि जिसे सागवान वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में इस सागौन को सागवान वृक्ष के रूप में भी जानते हैं। तो प्रश्न है कि सागौन का जो प्रमुख प्रजाति है वह निम्न में से किस प्रकार के वन में पाया जाता है। तो यह जो सागौन प्रजाति है वह उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 77 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित देशों को भारत के साथ उनकी सीमा की लंबाई के संबंध में घटते क्रम में, ध्यान दीजिएगा प्रश्न कह रहा है घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए यदि बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा साझा करने की बात करें तो बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। इसी प्रकार से यदि चीन की बात करें तो चीन के साथ भारत 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और यह जो पाकिस्तान है इसके साथ भारत 3310 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अब इसके आधार पर यदि हम लोग आंसर को सिलेक्ट करें तो देखिए घटते क्रम की बात करें तो सबसे पहले बांग्लादेश हो जाएगा यानी कि एक, इसके बाद दूसरा नंबर होगा चाइना का यानी कि चौथा नंबर विकल्प 1 मिनट सब सर्वाधिक होगा यानी कि 1 नंबर पर होगा बांग्लादेश, दूसरा नंबर पर होगा चाइना, तीसरा नंबर पर होगा पाकिस्तान, चौथा नंबर पर होगा नेपाल, यानी कि 1 4 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। ध्यान दीजिएगा इसमें भी सही स्टेटमेंट का चयन करना है। पहला है पश्चिमी हिमालय श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला में धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि पूर्वी हिमालय बिहार और पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में अचानक की तरफ बढ़ता है। बिल्कुल सही है। दूसरा पश्चिमी हिमालय में औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 दोनों नंबर जो स्टेटमेंट है पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है पश्चिमी घाटी अपने उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंचे हैं। देखिए यह जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा अन्य जो 3 है वह सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है। एक तरफ नदियों का स्रोत दिया हुआ है और दूसरे तरफ एक तरफ नदी दिया हुआ है और दूसरे तरफ उस नदी का स्रोत दिया हुआ है। तो देखिए पहला नंबर है वह है सिंधु। तो जो सिंधु है वह मानसरोवर झील से निकलती है, यह सही है। दूसरा ब्यास बारालाचा दर्रा से निकलती है, यह गलत है क्योंकि जो ब्यास है वह रोहतांग दर्रा से निकलती है। तो जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। और यदि रोहतांग दर्रा की बात करें तो रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तीसरा है
चिनाब, चिनाब रोहतांग दर्रा नहीं बल्कि चिनाब जो है बारालाचा दर्रा से निकलती है। तो जो तीसरा नंबर स्टेटमेंट है यह भी गलत हो गया। चौथा है झेलम, झेलम वेरीनाग से निकलती है। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात तो दूसरा नंबर एवं तीसरा नंबर जो विकल्प है वह गलत है। नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न है, भारत के तराई क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं गलत कथन का चयन करें। पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह है यह भाबर के उत्तर में अवस्थित है और इसके समानांतर चलता है। तो देखिए यह जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया, क्योंकि यह जो तराई क्षेत्र है वह भाबर के उत्तर में नहीं बल्कि तराई क्षेत्र है वह भाबर के दक्षिण में अवस्थित है। तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। दूसरा, अधिकांश भाग कृषि के लिए पुनः प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही। तीसरा, यह अपेक्षाकृत महीन जलोढ़ से बना है, यह भी सही है। चौथा, कि इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर होती है। तो देखिए यह जो चौथा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत होगा। इसकी जो चौड़ाई है वह सामान्यतः 20 से 30 किलोमीटर होती है। तो पहला नंबर और चौथा नंबर जो है वह गलत हो गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। तो देखिए 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला, भारत में गर्म और शुष्क मौसम की विशेषता उच्च दबाव प्रणाली, उच्च तापमान, अस्थिर दबाव और हवा परिसंचरण है। तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया, क्योंकि इसमें उच्च दबाव नहीं बल्कि निम्न दबाव की स्थिति देखने को मिलती है। तो जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। तो स्वाभाविक बात है, जब पहला नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी भारत में थार मरुस्थल की उपस्थिति का सबसे उचित स्पष्टीकरण निम्न में से कौन सा है। तो इस प्रश्न का आंसर बहुत ही आसान है। यह जो थार मरुस्थल है पश्चिमी भारत में, इसका प्रमुख कारण राजस्थान के उत्तर में पहाड़ों की अनुपस्थिति को माना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न है, भारत में विभिन्न ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वह गलत है। तो देखिए पहला नंबर स्टेटमेंट है, मानसून के बाद का मौसम बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले सबसे गंभीर और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का मौसम है, बिल्कुल सही। दूसरा है, बरसात के मौसम के दौरान कुछ निश्चित समय होते हैं जब मानसून कमज़ोर हो जाता है, बिल्कुल सही। तीसरा है, सर्दियों के मौसम के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण दक्षिणी भारत में भारी वर्षा होती है, यह गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 85 नंबर प्रश्न है जो कि मैंगो सावर से संबंधित है, जिसे आम्र वर्षा के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न है, मैंगो सावर क्या है। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है। यह जो मैंगो सावर है वह कर्नाटक और केरल में प्री मानसून वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला है, दुनिया में उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान व्यापारिक पवन बेल्ट के भीतर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। दूसरा है, भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी हवाओं से सर्वाधिक वर्षा होती है। तो देखिए यह जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। पहला नंबर है कि उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान व्यापारिक पवन बेल्ट के भीतर ही महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं, पहला नंबर स्टेटमेंट है वह सही है। अब दूसरा नंबर है कि उत्तर पूर्वी हवाओं से, तो उत्तर पूर्वी हवाओं से भारत में सर्वाधिक वर्षा नहीं बल्कि भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण होती है। तो जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात केवल और केवल 1। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए जो 87 नंबर प्रश्न है वह भारतीय जलवायु से संबंधित है। प्रश्न है, भारतीय जलवायु के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वह गलत है। पहला, गर्मियों में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों के स्पष्ट बदलाव के कारण ऊपरी वायु परिसंचरण में उलटफेर होता है। तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। दूसरा, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं और पश्चिमी जेट धाराओं के प्रभाव में पूरब की ओर बढ़ते हैं, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही कथन का चयन करें। पहला कह रहा है
कि भारतीय मिट्टी में बड़े पैमाने पर नाइट्रोजन, खनिज लवण और अन्य कार्बनिक पदार्थों की कमी देखने को मिलती है। तो जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह सही है। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत की मिट्टी महान उत्तरी मैदान की मिट्टी से काफ़ी पुरानी है। ऑब्वियसली यह पुरानी मिट्टी है, तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट भी सही हो गया। तीसरा है, पशु, कीट और मनुष्य की मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 और 3। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। तो देखिए, पहला नंबर स्टेटमेंट है, जहां भी नमी उपलब्ध होती है वहां फॉस्फेट और नाइट्रेट की मौजूदगी रेगिस्तानी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, बिल्कुल सही। दूसरा, मिट्टी कारक के बिना बंजर रेतीली मिट्टी भी उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न है, भारत में कवर किए गए क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित मिट्टी के प्रकारों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि भारत में जितने भी मिट्टी पाई जाती है उन मिट्टियों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, अब यदि काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी मुख्य रूप से 15% क्षेत्रों, भारत के 15% क्षेत्रों पर ही काली मिट्टी पाई जाती है। इसी प्रकार से यदि लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी भारत के लगभग 18.5% क्षेत्रों पर लाल मिट्टी पाई जाती है, और यह जो रेगिस्तानी मिट्टी है वह मात्र और मात्र 4.3% क्षेत्रों पर रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है, और यह जो लेटेराइट मिट्टी है वह 4.32% क्षेत्रों पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न है, कवर किए गए क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित मिट्टी के प्रकारों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 91 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है, पुडुचेरी में मंडोवी जुआरी क्रीक समुद्र तट में एक महत्वपूर्ण तटबंध है। तो देखिए, पहला नंबर स्टेटमेंट ही गलत हो गया, क्योंकि यह जो पुडुचेरी है, मंडोवी जुआरी सरक्रीक यह पुडुचेरी में नहीं बल्कि गोवा में अवस्थित है। तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। तो प्रश्न है कि कौन सा कथन गलत है, तो आंसर होगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें एवं उपरोक्त में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। हमें उपरोक्त जो राज्य दिया हुआ है उसके आधार पर आंसर को सिलेक्ट करना है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा है मिजोरम। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न है, जब धाराएं किसी केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग दिशाओं में बहती हैं तो एक नए पैटर्न विकसित होता है, जिसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इस प्रक्रिया को रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 94 नंबर प्रश्न की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं। देखिए, 94 नंबर प्रश्न है जो कि नदी से संबंधित है। अमरावती, भवानी, हेमावती, काबनी आदि प्रमुख सहायक नदियां हैं। अर्थात यह जो प्रश्न दिया हुआ है वो कह रहा है कि ये प्रमुख नदियां निम्न में से किसकी सहायक नदी हैं। तो ये जो प्रमुख नदी है वह कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला है कि तेलंगाना क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य। तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य नहीं बल्कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य है तेलंगाना। तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। दूसरा कह रहा है, हरियाणा और छत्तीसगढ़ भारत में केवल 2 ही स्थलबद्ध राज्य हैं। तो देखिए, भारत में टोटल स्थलबद्ध राज्यों की संख्या 5 है। तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ना तो 1 और ना ही 2। यदि पांचों स्थलबद्ध राज्य की बात करें कि कौन कौन से 5 ऐसे राज्य हैं जो कि स्थलबद्ध हैं, तो यदि स्थलबद्ध राज्य की बात करें तो पहला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त हरियाणा के अतिरिक्त झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश के अलावा तेलंगाना, ये जो 5 हैं जो कि स्थलबद्ध राज्य हैं। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए, 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में
ओनगे जनजाति के लोग रहते हैं। तो देखिए यह जो ओनगे जनजाति है मुख्य रूप से अरुणाचल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं मध्य प्रदेश राज्य के साथ लगती हैं। प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य के साथ किस राज्य की सीमाएं लगती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य के साथ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा प्रश्न कर रहा है कि किस राज्य की सीमाएं मध्य प्रदेश राज्य के साथ लगती हैं। तो प्रश्न है विकल्प है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान। ये जो तीन है जिनके साथ मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं साझा होती हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1, 2 एवं 4। अब हम लोग मध्य प्रदेश की देखिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 98 नंबर प्रश्न है, भारत के राज्यों के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को दर्शाता है। तो यदि सबसे पूर्वी राज्य की बात करें तो वह है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य की बात करें तो वह है गुजरात। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 99 नंबर प्रश्न है, भारत की किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के 8 राज्य, इसके अतिरिक्त 8 राज्य के अलावा एक यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं साझा होती हैं। तो प्रश्न है कि किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप समूह एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। तो 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान निकोबार से अलग होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 101 नंबर प्रश्न है, पुडुचेरी के निम्नलिखित 4 जिलों में से कौन सा जिला भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुडुचेरी के कौन सा जिला भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो यह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात माहे। अब यदि पुडुचेरी की बात करें तो जो माहे है वह केरल में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त यनम जो है वह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त यह जो पुडुचेरी और कराईकल है तो पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में अवस्थित है, तमिलनाडु की सीमा पास अवस्थित है। तो प्रश्न है कि पुडुचेरी के निम्नलिखित 4 जिलों में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह जो माहे है वह केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट 102 नंबर प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्री तट के साथ सीमा साझा करते हैं। तो भारत के 9 राज्य हैं जो कि समुद्री तट के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 103 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला है, असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से मिलती है, बिल्कुल सही। दूसरा, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिलती है, यह भी सही है। तीसरा, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 104 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 सिस्टर स्टेट के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो देखिए यह जो सिक्किम है वह उत्तर पूर्वी भारत के 7 सिस्टर स्टेट्स के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अतिरिक्त 105 नंबर से जो आगे का प्रश्न है वह करेंट अफेयर्स से संबंधित है। तो इस प्रकार से आज का जो यह सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। करेंट अफेयर्स को हम लोग बाद में एक सेक्शन के अंतर्गत करेंगे। तो आज का यह सेशन हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद।